नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज। मेरे साथ रोज की तरह जुड़ रहे हैं दिल्ली से देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार में जो कुछ हो रहा है, देखिए आज अमित शाह भी बिहार आए और आज पप्पू यादव ने भी प्रणाम पूर्णिया रैली की, बड़ी महारैली की, पूर्णिया में आयोजन किया। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार हम चर्चा करते ही रहे हैं, लेकिन आज हम चर्चा करना चाहते हैं इंडिया ब्लॉक और खासकर आरजेडी की, जिनमें क्षेत्रीय छत्रप बहुत है। बीजेपी से हमने ये सीखा है कि वह किस तरीके से रूठे हुए को अपना बना लेती है, मना लेती है। अमित शाह बात करने को महाराष्ट्र चले जाते हैं, उनके दूत बिहार चले आते हैं, संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा के पास पहुंच जाते हैं, जेपी नड्डा चिराग पासवान को बुला लेते हैं। लेकिन आरजेडी, जिन्हें मुकाबला करना है बिहार की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी, वहां हम कई तरीके की समस्याएं देख रहे हैं और कई तरीके के क्षेत्रीय छत्रप देख रहे हैं। तेजस्वी यादव को इन छत्रपों से निपटना होगा, या यूं कहें कि इनके साथ बातचीत करनी होगी। और यदि बातचीत समय से नहीं हुई तो लोकसभा चुनाव में ये चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। इतिहास इस बात के गवाह है। देखिए, पप्पू यादव की ही बात कर लें, उन्होंने मन बना लिया है आज रैली का आयोजन कर यह कह भी दिया है कि वे पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। और पप्पू यादव सीमांचल के एक नेता हैं, पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और उनका प्रभाव मधेपुरा, सुपौल, कटिहार, किशनगंज, अररिया में भी दिखता है, वोट चाहे जितने हो। लेकिन अब जबकि आपको भाजपा से मुकाबला करना है तो एक एक वोट महत्वपूर्ण होगा। उधर देखिए, मधुबनी में गुलाब यादव भी मूल रूप से आरजेडी के ही हैं, अभी आरजेडी में नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव है। उन्होंने अपने बूते, अपनी पत्नी को एमएलसी बनवाया, अपनी बिटिया को जिला परिषद का अध्यक्ष बनवाया। वे भी कल कह दिए हैं कि चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, मधुबनी और झंझारपुर से। अब देखिए, जो वैक्यूम पैदा हो रहा है कि जिस तरीके से बिहार विधान परिषद की टिकटों का ऐलान हुआ, अब्दुल बारी सिद्दीकी और फैसल अली दोनों विधान परिषद भेजे जा रहे हैं आरजेडी के खाते से। तो इसका आशय ये हुआ कि हिना साहब, शहाबुद्दीन फैमिली का चैप्टर क्लोज हो गया। तो उधर सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज, छपरा में यह प्रभाव भी दिखाई पड़ेगा शहाबुद्दीन परिवार की नाराजगी का। यदि हम पाटलिपुत्रा सीट की बात कर ले अजीत जी, तो देखिए, यदि मीसा भारती चुनाव लड़ने जा रही हैं, जो राज्यसभा की मौजूदा सदस्य हैं, और वह चुनाव जीत जाती हैं, तो राज्यसभा की एक सीट का नुकसान तो होगा ही होगा। लेकिन रीतलाल यादव, याद होगा जब पहला चुनाव मीसा भारती लड़ रही थी, तो लालू यादव रीतलाल यादव के घर चले गए थे। रीतलाल यादव जेल में ही थे। रीतलाल यादव चुनाव लड़ने की लगातार तैयारी कर रहे हैं और अब भी नहीं माने हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो यदि मीसा भारती लड़ती हैं तो रीतलाल यादव को कैसे मनाया जाएगा, क्योंकि लालू परिवार में घर की महत्ता तो है ही। और देखिए, जब हम आगे की बात करते हैं तो ददन पहलवान, जो है उधर बक्सर में हमने कई चुनाव देखे हैं, जिन चुनावों में जगदानंद की हार सिर्फ और सिर्फ ददन पहलवान के कारण हुई है। ददन पहलवान इन दिनों किस भूमिका में रहेंगे, लोकसभा चुनाव में किस भूमिका का निर्वहन करेंगे, तो ऐसे तमाम छत्रप है जिन पर नजर रखनी होगी। और देखिए, कांग्रेस आरजेडी के भीतर एमएलसी में यह सीट माले के खाते में चली गई। कहा जा रहा है कि दिल्ली तक को खबर नहीं थी कि बिहार कांग्रेस ने आरजेडी से कोई समझौता कर लिया है। तो तेजस्वी यादव को क्या बीजेपी से कोई सीख नहीं लेनी चाहिए अपने क्षेत्रीय छत्रपों से? जब एक एक सीट का मुकाबला है, एक एक वोट का मुकाबला है, मोदी की आंधी से लड़ना है, 400 पार का नारा है, बीजेपी 370 पार। तो ऐसी सूरत में तेजस्वी यादव क्या करे, क्योंकि यदि समय रहते प्रयास न किया गया तो फिर तो चुनावी मैदान में असर घात प्रतिघात दिखेगा ही दिखेगा। जी। देखिए, ये दोहरी चुनौती होती है जब आरजेडी चुनाव लड़ती है, ऐसे समय में जब बीजेपी और जेडीयू का अलायंस होता है। इन दोनों के साथ रहने पर ऐसे भी एक चुनौती होती है चुनाव में। और जब दोनों अलग लड़े थे बीजेपी जेडीयू, तब भी एक चुनौती थी आरजेडी के पास, तब भी आरजेडी का परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन जब दोनों साथ होते हैं तब तो पार्टी जीरो पर आ गई और इस समय फिर दोनों साथ हैं। तो ये चुनौती दोहरी हो जाती है कि एक तो लहर, आपने जो कहा कि एक नरेंद्र मोदी की आंधी होती है, उस आंधी से टकराना है आपको, उससे जूझना है, उसको रोकना है।
बीजेपी की जी, आंधी के साथ-साथ बीजेपी की ग्राउंड लेवल की तैयारी होती है, उसकी टेक्नोलॉजी की टीम होती है, उसके प्रचारकों की टीम होती है, संसाधनों की भरमार होती है। हुँ, अकेले हो तब। जब नीतीश कुमार साथ हो तब तो वो कॉम्बिनेशन बहुत घातक होता है आरजेडी के लिए। जी, और अभी आपने जिन सीटों का ज़िक्र किया, वो तो और दिलचस्प इलाका है। मधेपुरा हुँ, देखिए, सुपौल देखिए, पूर्णिया देखिए, जहाँ पिछली बार जेडीयू जीती हुई है। उन जी, सभी सीटों पर आप जब जब जेडीयू और बीजेपी अलग-अलग लड़े थे, हुँ, तब भी एक एक आप आंकड़ा देखेंगे तो इन तीनों सीटों पर बीजेपी से ज़्यादा वोट जेडीयू को आया था। इसका जी, मतलब है कि जेडीयू का एक बड़ा वोट आधार है, कोर वोट आधार इस इलाके में है, जिनका हम लोग पप्पू यादव से ही अगर हम लोग शुरुआत करते हैं, उसी इलाके सीमांचल से ही शुरू करते हैं, तो उस जी, इलाके में जेडीयू का बड़ा असर है। मतलब हम कह सकते हुँ, हैं कि कई इलाकों में बीजेपी से ज़्यादा बड़ा असर है। जैसे जी, मधेपुरा का ही की लीजिए ज्ञानेश्वर जी, तो 2014 में जब चुनाव अलग-अलग दोनों लड़े थे, तो जेडीयू के कैंडिडेट को 30% वोट था और बीजेपी को 24%। जी। जब दोनों मिल गए लेकिन 2014 2019 में पप्पू यादव मधेपुरा जीत गए थे। इस बात जीत को गए भी थे, स्मरण करना चाहिए। जी, जीते थे, लेकिन उनको 35% वोट आया था जी, और 35% वोट था। जेडीयू को अकेले 34% था और बीजेपी को जी, 20% वोट। तो जब हुँ, बीजेपी जेडीयू दोनों साथ आए तो मधेपुरा में एनडीए का वोट हो गया 54% जी, और आरजेडी का वोट हो गया शरद यादव का 28%। उनका जी, 7-8% जो गायब हुआ वो वोट ले गए पप्पू यादव। तो हुँ, इसका मतलब था कि जब पप्पू यादव और आरजेडी दोनों मिलते हैं तो उनका भी वोट बढ़ता है, लेकिन बीजेपी जेडीयू मिलते हैं तो उनका वोट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी, और वहां जेडीयू एक बड़ी ताकत है। देखिए आमतौर पर हुँ, मिथिलांचल और सीमांचल के इलाके में लोगों को कई तरह की गलतफहमी है, मिसकंसेप्शन है वोट को लेकर के। लोग समझते हैं, जैसे एक आम धारणा क्या है, हम लोग तो जैसे दिल्ली में रहते हैं या बिहार के बाहर, किसी को कहिए कि ये मैथिल है तो आमतौर पर लोग समझते हैं कि मैथिल ब्राह्मण है, लेकिन नहीं जी, है। मैथिल मिथिला में ब्राह्मण आप बहुसंख्यक थोड़े है, वहां भी अत्यंत पिछड़ी जातियां और पिछड़ी जातियां ही बहुसंख्यक हैं। यही हुँ, सीमांचल का इलाका है, तो वहां एक बड़ा कोर वोट है जो अति पिछड़ों का है, महादलितों का है, बिल्कुल, दलितों का है। हुँ, तो उस हुँ, वोट के साथ अगर कोई दूसरा वोट जुड़ेगा, तभी जो लालू यादव का वोट बैंक है उसके साथ कोई दूसरा वोट जुड़ेगा, नया वोट जुड़ेगा जी, या कोई हुँ, करिश्माई चेहरा आएगा, तभी चुनाव में कोई फायदा होता है। नहीं तो हुँ, चुनाव में वहां बहुत पिछड़ जाती है पार्टी। और हम आंकड़ा देख रहे थे अभी 3 सीटों का, जैसे आप नाम लें जिन पर पप्पू यादव का सबसे ज्यादा असर होगा, वो है जी। मधेपुरा, पूर्णिया और सुपौल। जो वो और मधेपुरा से खुद भी पूर्णिया हमने देखा है अजीत जी कि 2014 में जब नीतीश कुमार अकेले लड़ रहे थे, तब भी पूर्णिया में जेडीयू की जीत हो गई थी। जबकि उनके उम्मीदवार जो संतोष कुशवाहा थे या आज भी जो मौजूदा सांसद हैं संतोष कुशवाहा, उनकी जाति का बहुत मत नहीं है। वहाँ मत कहेंगे तो सबसे अधिक मुसलमानों का है, फिर यादव का है, फिर अत्यंत पिछड़ी जातियों का है। तो ऐसी स्थिति भी रही है और वहाँ अब पप्पू यादव आ गए हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं मैं पूर्णिया लड़ूंगा ही लड़ूंगा। कांग्रेस से कुछ बातें भी हुई हैं। हमारी खबर कांग्रेस की ओर से ग्रीन सिग्नल है, लेकिन प्रदेश स्तर के कुछ नेता अड़चन पैदा कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में तेजस्वी यादव को रास्ता तो निकालना होगा ना। नहीं, अभी वही बात हम कह रहे थे कि जो 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर वो प्रत्यक्ष रूप से बहुत असर रखते हैं, क्योंकि जी, मधेपुरा से वो खुद चुनाव जीते हुए हैं, सुपौल से उनकी पत्नी चुनाव जीती हुई हैं, और पूर्णिया पूर्णिया की से भी उन्होंने 2 बार चुनाव जीता है। पूर्णिया से भी 2 पूर्णिया बार से भी चुनाव वो जीता, चुनाव 3 बार, वही बता रहे थे कि इन तीनों 3 बार। सीटों पर वो खुद ही एमपी रहे हुए हैं। तो जी, एक एमपी रहना और पार्टी से बियॉन्ड जाकर के, पार्टी क्या कोई मतलब उनके लिए नहीं रहता, पार्टी बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है वहां चुनाव लड़ने में, जीतने में। तो इसका जी, मतलब है कि वो इंडिविजुअल इतना वोट लेकर के घूमते हैं। मधेपुरा में भी अकेले लड़के और 1 लाख वोट ले आए थे ऐसे समय में, जब जब छत्रप दिग्गज छत्रपों की लड़ाई हो रही थी। तो वो उनका अपना जी, वोट है, घर का वोट है, उतने वोट से वो अपने शुरू करते हैं, पार्टी छोड़ दीजिए तब भी। जी, तो इसीलिए आरजेडी अगर इन सीटों पर लड़ाई चाहती है, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, उसके साथ आप किशनगंज, अररिया और कटिहार की भी सीट जोड़ लें, तो इन जी, सब सीटों पर भी अगर लड़ाई चाहते हैं तो वहां एक पप्पू यादव की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। देखिए जी, उन्होंने कई कारणों से अपनी भूमिका बनाई है। एक हुँ, तो जो उनकी पहले पुरानी छवि रही है कि बाहुबली हैं, दबंग नेता हैं, वो एक छवि है, बिहार में ऐसे नेताओं को काफी पसंद किया जाता है। लेकिन जी, उसके अलावा एमपी रहते दिल्ली में जो उन्होंने लोगों के इलाज की व्यवस्था कराई और लोगों के सेवाश्रम, रहने का जो उन्होंने अरेंजमेंट किया, एक अलग पूरी कोठी रख दी जहां 24 घंटे मेस चल रहा है, खाना बन रहा है, लोग खा रहे हैं, इलाज कराया जा रहा है। तो एक अच्छे जनप्रतिनिधि की जो छवि थी, सो उन्होंने और बनाई। आज भी हम देखते हैं यूथ अजीत जी, और आइकॉन आज के भी तौर देखते हैं अजीत जी, आज भी हम देखते हैं कि दिल्ली में जो पप्पू यादव का आवास है, वहां अन्य सांसदों की अपेक्षा अधिक भीड़ होती है इलाज कराने वालों की, ट्रेन में आने जाने वालों की। और उनकी व्यवस्था के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ व्यवस्था आज भी कर रखी है
कि एम्स में भले ही सांसद, दूसरे सांसद, जीते हुए सांसद किसी को भर्ती ना करा पाए, इलाज ना करा पाए, लेकिन पप्पू यादव का सिस्टम इतना डेवलप है कि आज भी वे एम्स के राजा बने रहते हैं। और उसके बाद उन्होंने बिहार में भी जो अपना सिस्टम जब शुरू किया, भले वो तरीके पर सवाल उठा सकते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है या सिविलाइज्ड नहीं है, जो एक सिविल सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए उस तरह का नहीं है, जी, लेकिन लोगों की कैसे मदद करे, डॉक्टर कैसे समय पर आए, डॉक्टर कैसे कम फीस ले, इन सब चीजों को उन्होंने अपने लेवल पर इंश्योर किया था। ये एक जी, जनप्रतिनिधि के तौर पर जो उन्होंने किया, और युवाओं में अभी भी जिस तरह से वो निकल जाते हैं बाहर, सड़कों पर बाइक लेकर के घूम रहे हैं, कहीं चले गए किसी के पास, और बिहार के किसी भी हिस्से में कोई घटना हुई है, कोई प्रताड़ित हुआ है, तो वहां वो पहुंचते हैं पीड़ित पक्ष से बिल्कुल। मिलने। इससे हुँ, एक एक पैन बिहार उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई है एक नेता की। तो वैसा नेता अगर महागठबंधन के साथ जुड़ता है, तो उसको ताकत मिलेगी। कांग्रेस और आरजेडी दोनों का जो वोट है, देखिए आरजेडी जी, का तो वोट एमवाई समीकरण का है, लेकिन हुँ, कांग्रेस के साथ आने से ये समीकरण और मजबूत होता है। मुस्लिम का समीकरण कांग्रेस के साथ होने से बहुत मजबूत होता है। तो एमवाई समीकरण बहुत मजबूत होगा, उसमें पप्पू यादव अपना इंडिविजुअल वोट जोड़ सकते हैं, और हुँ, अत्यंत पिछड़ी पिछड़ी जातियों में जो लेफ्ट का एक असर है, जो उसका एक काडर है, वो है। और इस बार उस अलायंस का फायदा लेना चाहिए है। हालांकि वोट का अंतर बहुत ज्यादा होता है जब बीजेपी जेडीयू होते हैं, साथ होते हैं तब, जी, लेकिन कंसोलिडेशन की बात अगर करें, और देखिए पिछली बार भी ओवैसी ने अपना कैंडिडेट उतारा था जिनको काफी वोट मिला था, हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे किशनगंज में। किशनगंज में। अभी एक खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी का किसी न किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग होने जा रही है ओवैसी के साथ। उनकी जी, बातचीत चल रही है असदुद्दीन ओवैसी के साथ। और सबने, आपने भी देखा होगा कि जब लंदन गए थे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, तो उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी को बुलाया था लंदन में, और वो हुँ, आकर के वहां नदी को, एक कोई नदी है हैदराबाद की, जिसको पुनर्जीवित करना है, उसका पुनरुद्धार करना है, तो लंदन का मॉडल देखने गए थे, तो अकबरुद्दीन ओवैसी को साथ लेके गए थे वो। और जी, अभी कल एक कार्यक्रम में, ओल्ड ओल्ड सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े एक कार्यक्रम में असदुद्दीन ओवैसी और रेवंत रेड्डी दोनों साथ में थे। वहां हुँ, भी रेवंत रेड्डी ने बड़ी तारीफ की ओवैसी की, और कहा कि जब वो बात करते हैं तो सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करते हैं, इस देश के 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। तो ये जी, एक जो अंदर की खबर है कि किसी तरह के सीटों के एडजस्टमेंट की बात हो रही है। कांग्रेस चाह रही है कि वो इस बार जो विपक्षी गठबंधन है उसके प्रोस्पेक्ट को डैमेज न करे। तो जी, मुँह कांग्रेस के कटवा ना प्रति, बने। हाँ, बिल्कुल, वो कोई उसमें हुँ, नुकसान ना पहुँचाए, वोट काटने वाला काम ना करे। तो जी, अगर ऐसा कुछ होता है, ये इससे कांग्रेस के प्रति मुसलमानों का सद्भाव पूरे देश में बढ़ रहा है। तो हुँ, उसका फायदा इस इलाके में, सीमांचल के इलाके में, जहाँ सबसे बड़ा वोट आधार कई इलाकों में यादव और मुसलमान ही है, वो तो और जी, कंसोलिडेट हो रहा है कांग्रेस और आरजेडी के साथ होने से। उसमें हुँ, अगर पप्पू यादव साथ आते हैं, देखिए कांग्रेस के एक सद्भाव की बात और समझ लेना जरूरी है कि पप्पू यादव की पत्नी को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में भेजा है। तो जी। ये जो समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति जो कांग्रेस ने एक दिखाया है अपना सद्भाव, उसका लाभ तो कांग्रेस को इस बार, कांग्रेस आरजेडी दोनों साथ हैं, तो लेना चाहिए है तेजस्वी यादव को। तो नहीं, एक तेजस्वी बात और यादव है की अजीत जी, इनिशिएटिव देखिए वो पहल करे आगे एक बढ़ बात के। और है अजीत जी, जो आपने कहा कि पार्टी कोई हो, दल कोई हो, पप्पू यादव की एक अपनी छवि है। जब वे पूर्णिया के सांसद हुआ करते थे, निर्दलीय या समाजवादी पार्टी का कोई वजूद तो था नहीं, और जब बिहार में सचमुच लालटेन युग था, बिजली रहती ही नहीं थी, तो पप्पू यादव ने पूर्णिया को बिजली दिलाने के लिए, या आप कह सकते हैं कि जबरिया, लेकिन पूर्णिया के लोगों को राहत मिली थी कि भाई यदि पूर्णिया को बिजली नहीं मिलेगी, तो नेपाल बिजली नहीं जाएगी। पटना को 18 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन पूर्णिया को 18 घंटे बिजली मिलती थी। और किस तरीके से डॉक्टर समय पर पहुंचते थे अस्पतालों में, शिक्षक समय पर पहुंचते थे स्कूलों में, ठीक है। यह तरीका, आप जो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, उसे इतर था, लेकिन जनता को इन सारी चीजों से सीधा वास्ता होता है। तो वही उतने बड़े छत्रप, एक बड़ा उन्होंने एक रीजनल छत्रप के तौर पर उन्होंने अपनी छवि स्थापित की है पिछले 30 साल में, 34 साल हो गए। हम जी, 1990 से उनकी राजनीति देख रहे हैं, जब वो पहली बार विधायक हुए थे, वो भी, और जी, आनंद मोहन भी। और आप देखिए हम्म, कि आनंद मोहन को अपने साथ रखने के लिए जेडीयू बीजेपी किस तरह से, उसी इलाके के छत्रप हैं, वो भी उसी इलाके में आते जी, हैं जहाँ के ये छत्रप हैं वो भी। तो उनको साथ लिया है बीजेपी और जेडीयू दोनों ने मिलकर के। उनके लिए सीट की भी बात हो गई है, लगभग तय हो गई है कि उनकी पत्नी को कहाँ से सीट मिलेगी। तो जी, एक तरफ जो आपने कहा कि बीजेपी के का जो तरीका होता है उससे आरजेडी को कैसे सीखना चाहिए है, कि आरजेडी के खेमे से चेतन आनंद को उठा के ले गए लोग जेडीयू बीजेपी वाले, अपनी तरफ कर लिया उन्होंने। वो या इस बिल्कुल, खेमे से यहाँ से एमएलए हुए हैं, लेकिन यहाँ से उठा के ले गए दोनों, एनडीए में ले जाकर के उनको रख लिया। उनकी उपयोगिता दिख रही है
विधानसभा में सिर्फ एक वोट की उपयोगिता नहीं थी, उस वोट पूरे जी, ओवरऑल वोट की राजनीति में उनकी उपयोगिता देख करके जेडीयू, बीजेपी उनको अपने साथ रखे हुए हैं। तो हुँ, आरजेडी को पहल, तेजस्वी यादव को पहल करनी चाहिए। देखिए, आमतौर पर क्या बिहार में एक धारणा रही है, और हम पिछले 10-12 साल से, 10 साल से, जब से तेजस्वी यादव बहुत सक्रिय हुए हैं राजनीति में, तब से एक एक बात हम लोग सुनते रहे हैं कि लालू यादव का परिवार पप्पू यादव को पोटेंशियल थ्रेट मानता है, उनको एक चुनौती मानता है तेजस्वी यादव के लिए। उन जी, लोगों को लगता है कि अगर प्लेटफॉर्म मिला पप्पू यादव को, तो अभी तक जो 35 साल का उनका अनुभव है, जो उनका कामकाज है, उसके दम पर वो तुरंत ही आगे निकल जाएंगे, उनको एक बड़ी हुँ, जंप मिल जाएगी बहुत, फिर उसके तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल होगी। लेकिन मेरा मानना है कि वो जब मुश्किल, जब चुनौती आएगी तब आप देखेंगे। अभी इस तरह से अगर सभी नेताओं से आप थ्रेटेंड फील होते रहे, सभी को खतरा मानते रहे, कन्हैया कुमार से लेकर के और पप्पू यादव तक को, तो फिर कैसे जी, राजनीति करेंगे? नेता क्या होता है? बिल्कुल, लालू यादव जब बिल्कुल। नेता बने थे, तब यादव नेताओं की कमी थोड़े थी, तब तो बड़े दिग्गज हुँ, यादव नेता होते थे हर पार्टी में। लेकिन उनके बीच में उन्होंने अपनी जगह बनाई, उनको भी जहां हुँ, तरजीह देना था दिया सबको। शरद यादव से लेकर के और रंजन यादव, सबको पहले तो लालू यादव ने ही दिया मौका, सबको बिहार में दिया, सब आदमी को। तो जी, ये उस छोड़ देने से तो काम नहीं चलेगा। अभी हुँ, पहली चिंता क्या होनी चाहिए तेजस्वी यादव की? पहली चिंता होनी चाहिए कि आपका जीरो का जो आंकड़ा है लोकसभा चुनाव में, उसको आप ठीक करें, उसका खाता खुले आपका। और वो खाता इन इलाकों में खुल सकता है, ये जहां के पप्पू यादव छत्रप हैं, उस इलाके में आपका खाता, पूर्णिया में पप्पू यादव खाता खोल सकते हैं, क्योंकि वहां वो निर्दलीय भी जीते हैं, समाजवादी पार्टी से भी जीते हैं, उस इलाके में आरजेडी से भी जीते हैं, उनकी पत्नी कांग्रेस पार्टी से भी जीती हैं। तो वो जीत सकने वाले उम्मीदवार हैं, आपको वहां उनके ऊपर दाव लगाना चाहिए, 5-6 सीटों के समीकरण को ध्यान में रख के। उसी जी, तरह बिल्कुल। बाकी दूसरे छत्रपों जिनका आपने नाम लिया, नहीं, अब उनके देखिए ना, तरफ। आपने कन्हैया कुमार की बात की। देखिए, कहा ये जा रहा है कि बेगूसराय की सीट सीपीआई को दी जा सकती है। तो ठीक है, आप सीपीआई को ज़रूर दें और सीपीआई को सीट मिलनी चाहिए, सीपीआई का हक भी बनता है। लेकिन आपको इस बात की गारंटी देनी होगी कि जिस तरीके से 2019 में कन्हैया कुमार सीपीआई के उम्मीदवार हुए और तनवीर हसन आरजेडी के उम्मीदवार हो गए, तो वोटों का विभाजन यदि आप नहीं रोकेंगे, बेगूसराय का उदाहरण। अब देखिए, हमने कल भी चर्चा में कहा था, पहले भी जब हम टिकट की रेस कर रहे हैं, कि मधुबनी एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां हमने देखा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यादवों ने सबसे अधिक मत बीजेपी को कर दिया। अब वहां के छत्रप गुलाब यादव हैं और गुलाब यादव आपके ही पुराने हैं। गुलाब यादव ने कल ऐलान कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरी बिटिया भी चुनाव लड़ेगी, जो जिला परिषद की अध्यक्षा है। तो अब आपको गुलाब यादव से भी बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जो चुनाव की तैयारी कर रहे थे मधुबनी से, वे तो एमएलसी बनाए जा चुके। अली अशरफ फातमी की घर वापसी हो रही है कि नहीं हो रही है? हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मुस्लिम बनाम हिंदू कैसे हो जाता है। तो फिर यदि यादव वोट भी आपसे छिटके, क्षेत्रीय छत्रप को आप संतुलित नहीं कर पाए, उन्हें नहीं मना पाए, तो चुनौतियां तो बड़ी होगी ना। तो पहले हम मिथिलांचल की बात कर ले, गुलाब यादव की चुनौती भी बड़ी चुनौती है। देखिए, वो पिछली बार वो झंझारपुर सीट से लड़े थे, जी, परफॉर्मेंस कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, वहाँ जीत का अंतर बहुत ज़्यादा हो गया था। और वो आप देखिए, वही कारण है जो हम लोगों ने उधर सीमांचल की तरफ देखा जा करके कि जेडीयू, बीजेपी जब मिलते हैं तो उनका वोट कितना बढ़ जाता है। जी, झंझारपुर में जेडीयू, बीजेपी जैसे साथ आए, 60% वोट हो गया। तो जी, वहाँ वो भी इलाका है, मिथिलांचल का भी इलाका एक ऐसा है जहाँ अति पिछड़ी जातियाँ बहुत हैं, बड़ी संख्या में है। और एक हुँ, समय रहा है जब ये पिछड़ी, अति पिछड़ी सारी जातियाँ लालू यादव को नेता मानती थी। जी, तेजस्वी यादव जब ये ए टू जेड की राजनीति कर रहे हैं, तो उसमें से किसी को उनको जोड़ना ही है, अपने साथ जोड़ना है। हुँ, लेकिन उसके पहले उनको अपने कोर वोट का ध्यान रखना है। जितने लोगों का नाम आपने सबसे पहले लिया अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, चाहे पप्पू यादव हों, चाहे गुलाब यादव हों, चाहे रीतलाल यादव हों, ये सब एक उनके कोर वोट को रिप्रेजेंट करते हैं। लालू जी, यादव के कोर वोट को, आरजेडी के कोर वोट को रिप्रेजेंट करते हैं। हुँ, इसमें विभाजन अगर होता है तो वो उसका दोहरा नुकसान होता है। अगर ये वोट टूट करके जाता है बीजेपी और जेडीयू की तरफ, तो उसका दोहरा नुकसान है कि उतना जी, आपका बिल्कुल। घटा और वो बोनस मिला दूसरे को। तो सबसे पहली कोशिश तो इस वोट को रोकने की होनी चाहिए। और इसमें जो पुराने क्षत्रप हैं, जिनको आपने आजमाया हुआ है, जिनके साथ परिवार का भी संबंध रहा है, जिनको एक बार आपने टिकट दे करके चुनाव लड़ाया हुआ है, उनके साथ इनिशिएट करके बात करनी चाहिए। ये कोई इसमें ईगो की बात नहीं होनी चाहिए। हम बार-बार जो कहते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी से ज़्यादा ईगो किसी को हो सकता है क्या? दोनों जी, सबसे मोस्ट पावरफुल व्यक्ति आज इस देश में, 2 सबसे पावरफुल लोग हैं ये लोग। और हुँ, आप देखिए, जब इनको ज़रूरत होती है तो किस तरह से जिससे ज़रूरत होती है, उसको एकदम सिर पर बिठा लेते हैं। हुँ, हुँ, वहाँ तो कोई ईगो नहीं आता है आड़े। नीतीश कुमार के साथ क्या ईगो आड़े आया? नीतीश कुमार को ले आए हुँ, साथ में।
इतना ईगो था, इतना झगड़ा था, साथ में ले आए। हम्म, तो ईगो क्या, ये तो ईगो छोड़ना होगा आपको। अपनी पहल पर आप जी बात करेंगे तो दूसरे को भी अच्छा लगेगा। वाया मीडिया नहीं, हरकारा भेज करके नहीं, हरकारा भेज करके किसी के जरिए वाया मीडिया करके किसी इधर-उधर के नेता को पंचायत करने के लिए भेज के बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जी लालू यादव तो इसके लिए जाने जाते हैं कि वो सीधे आउटरीच करते हैं, किसी के पास आउटरीच करते हैं। लालू यादव किसी को बिल्कुल। भी फ़ोन करके बुला सकते हैं कि आइए बात करिए, और तेजस्वी हम्म, यादव को साथ में बिठाएँ और बात करें कि भाई अभी आप हमारे समीकरण में नहीं आ रहे हैं, अभी हम आपको टिकट नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम आपको विधानसभा में ये टिकट देंगे, अगले मौके पर हम आपको ये देंगे, हम आपके लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं। जिसको नहीं दे वो तो सकते हैं देखिए, उसको मनाएँ। बीजेपी बीजेपी कर रही है ना, कई सांसदों को नहीं, नहीं, विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। बिल्कुल। अभी देखिए बिहार में एमएलसी की जो लिस्ट है वो लटकी हुई है, कई प्रयोग हो सकते हैं। तो गुलाब यादव देखिए, अब आगे चर्चा करते हैं हिना साहब, मतलब साहबुद्दीन फैमिली की। जिस तरीके से विधान परिषद की अंतिम उम्मीद थी, और ये फैसला हो गया कि अब्दुल बारी सिद्दीकी और फैसल अली विधान परिषद में भेजे जा रहे हैं, तो अब वो जगह भी नहीं बच गई जहां आप किसी को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब हिना साहब का एडजस्टमेंट हो सकता है। तो ठीक है, आपने एडजस्टमेंट नहीं किया, लेकिन क्या आप बात करेंगे? बात कर भविष्य का रास्ता निकालेंगे, या फिर नुकसान उठाने के लिए ही तैयार है? क्योंकि शहाबुद्दीन फैमिली की ताकत, शहाबुद्दीन की फैन फॉलोइंग उनके नहीं रहने के बाद भी दिखाई पड़ती है। और यदि यह परिवार नाराज रहा, तो सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज, छपरा, यहाँ तो असर साफ तौर पर दिखना भी है। कुछ असर आपको मतलब उधर ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण में भी दिख सकता है। जी, जी। दिखता है, हम लोग पहले जब एक बार चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था कि किस तरह से दोनों चंपारण में शिवहर, सीतामढ़ी तक असर दिखाई देता है। लोग जी, अभी उनके प्रशंसक हैं जो चाहते हैं कि उनके परिवार को आरजेडी में एडजस्ट किया जाए, उनको मौका मिले। ये देखिए फिर वही बात हो गई जो हम बार-बार कह रहे हैं कि अगर आपका बीजेपी, जेडीयू जब साथ में होते हैं तो आरजेडी के लिए बहुत मुश्किल लड़ाई होती है, दोहरी चुनौती होती है। जी, अकेले भी बीजेपी से लड़ने के समय चुनौती होती है, लेकिन बीजेपी, जेडीयू जब साथ में होते हैं तो चुनौती बहुत बड़ी हो जाती है। और उस हुँ, चुनौती का मुकाबला करने के लिए जो पहली ज़रूरत है, वो है आरजेडी के अपने कोर वोट को बचा करके रखना, और कोर वोट के साथ-साथ जो पुराने लोग हैं, जो क्षत्रप हैं, जो निश्चित रूप से आरजेडी के राज में ही मजबूत हुए हैं, जिनको जी, आरजेडी ने खुद ही मजबूत किया है। जब हुँ, आरजेडी हुँ, का 15 साल का राज था, हम जितने लोगों की बात कर रहे हैं, ये सब लोग उसी समय फले-फूले, उसी समय बड़ा नाम हुए, और उसमें हुँ, कहीं न कहीं आरजेडी की सत्ता का भी हाथ था। लालू यादव के समर्थन का भी हाथ था। लालू यादव ने इन सबके ऊपर भरोसा दिया था। सबके ऊपर, बिल्कुल, चाहे शहाबुद्दीन हो, पप्पू यादव हो, जब तक जो साथ में रहा उन सबको खुली छूट दे रखी थी कि आपको जो काम कराना है, जनता का काम है, सरकारी ठेकों का काम है, कार्यालयों के दफ्तरों के काम है, आप कराइए। आपको जी, कोई परेशानी नहीं होगी, पुलिस का काम है, आपके साथ सरकार है। हुँ, वैसे लोगों को तो अभी साथ जोड़ना ही चाहिए ना, जिन लोगों को आपने खुद ही मजबूत किया एक समय, जो लोग आपके हाथ मजबूत करते थे और आप उनको समर्थन देते थे, उन सबको ले आइए, क्या बात है? इसमें ईगो क्यों आड़े आना चाहिए? और इन सब लोगों के बिल्कुल, साथ तो परिवार के संबंध रहे हैं, तो ईगो छोड़ करके लालू यादव बात करें, और खाली लालू यादव बात करके नहीं छोड़ें, तेजस्वी के जी, सामने कमिटमेंट कराएँ, क्योंकि सबको पता है कि नेता तेजस्वी यादव है। कई बार हुँ, ऐसा भी देखने को मिला है कि लालू यादव ने किसी से कोई कमिटमेंट कर दिया और तेजस्वी यादव उस कमिटमेंट को ऑनर नहीं कर रहे हैं। जी, तो ये स्थिति हुई है कि आपने लालू यादव के कहे बात का धीरे-धीरे लोगों पर से असर खत्म हो जाएगा, कि हुँ, भाई पहले तेजस्वी यादव कमिटमेंट करें कि वो ऑनर करेंगे कमिटमेंट का। तो तेजस्वी जी, यादव को भी बिठाएँ लालू यादव, और हम सब लोगों ने देखा कि किस तरह से जो ये विधानसभा का मामला अभी आया, जब सरकार गिरी थी तो लालू यादव एक्टिव थे, बैठ करके, और आज भले 5 लोग टूट करके गए हैं, लेकिन वो 25 भी हो सकते थे, 15 भी हो सकते थे। वो लालू यादव का मैनेजमेंट है, लालू यादव की ताकत है, इस उम्र, इस सेहत में भी वो मैनेज करते रहे, बैठ करके लोगों से बात करते रहे। तो जी, लालू यादव के साथ बैठ करके तेजस्वी यादव इस मामले को निपटाएँ, ईगो छोड़ें। सबसे पहली बात है कि ईगो छोड़ें कि हम कैसे जाएँ। आपको एक हाई जी, पेडेस्टल पर से नीचे उतरना होगा और लोगों हुँ, के बीच जाना होगा। जैसे अभी प्रदेश में घूमे हो, तो घूमने का एक असर सबने देखा कि जन विश्वास यात्रा और उसके बाद जन विश्वास रैली का कितना बड़ा असर हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है लोगों के ऊपर। उस रैली में एक बात लालू यादव ने कह दी, जिस पर मोदी का परिवार, पूरा देश में एक अभियान चलाना पड़ा भाजपा को। तो जी, अब अगर अगर उस पेडेस्टल से उतर के तेजस्वी यादव ईगो छोड़ते हैं, अप्रोच करते हैं, आउटरीच करते हैं अपने लोगों तक। देखिए बीजेपी कहाँ-कहाँ आउटरीच कर रही है। बीजू जनता दल 15 साल से संबंध टूटा हुआ है, लेकिन जी, सीधी बात हुई है, प्रधानमंत्री ने अपना दोस्त बताया, 2 बार गए और दोनों बार उनको अपना दोस्त बताया कि हमारे दोस्त हैं। हुँ, सीधा प्रधानमंत्री ने आउटरीच किया, ये भी नहीं कि कोई बिचौलिया आउटरीच कर रहा है। बीच में कई लोग हैं बात करने वाले, अश्विनी वैष्णव हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, उधर से पांडियन हो, जो भी कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधा आउटरीच किया। जेडीएस को प्रधानमंत्री ने सीधा आउटरीच किया।
नीतीश कुमार को सीधा आउटरीच किया गया शीर्ष के लेवल पर, अमित शाह के स्तर से। तो इन सब के साथ संबंध टूटते, इतने वर्षों से टूटे हुए संबंधों को इन लोगों ने पुनर्जीवित किया है। और बीजे क्या आरजेडी नीति और तेजस्वी यादव अपने साथ के जो लोग रहे हैं परिवार के साथ, जिनको पिछले बार तक तो टिकट दिया ही था हिना साहब को आरजेडी ने, जी। तो अब 5 साल में ऐसी दूरी कैसे बढ़ गई कि वो उसको बांट नहीं सकते हैं? आप उस दूरी को खत्म करें, आपने एमएलसी नहीं दिया, राज्यसभा नहीं दिया, बिठा करके बात करें, लोग उनको लोकसभा चुनाव का टिकट अभी कमिट करें, उनके लिए अपनी तरफ से आउटरीच शो करें, एक मैसेज दें कि हम उनको चुनाव को लड़ाएंगे और फैमिली का संबंध है, जो पुरानी बातें थी खत्म हो गई। ये बात पप्पू यादव के साथ भी करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल। पप्पू यादव के साथ भी करनी चाहिए है, गुलाब यादव के साथ भी करनी चाहिए है, हिना शहाब के साथ भी करनी चाहिए है। ये ऐसे घर हैं, ये ऐसे नेता हैं जिनका आरजेडी को मजबूत करने में बड़ा योगदान रहा है। तो जी। उसके साथ ईगो छोड़ करके अगर आउटरीच करते हैं तेजस्वी यादव, देखिए असली लड़ाई क्या, जीत हार तो बाद में होती है ज्ञानेश्वर जी। हम लोग एक कहावत है ना कि आपने अच्छी शुरुआत, इस बात की गारंटी है कि आपका आधा काम हो गया। बिल्कुल। वेल बिगिंस हाफ डन, इसको कहते हैं कि जी। अगर अच्छी शुरुआत हुई तो आपका आधा काम हो गया। तो अच्छी शुरुआत तो करें, एक मजबूत लड़ाई की आधारशिला तो रखें, एक मजबूत लड़ाई की बुनियाद तो रखें कि हमारे पास ये मजबूत कैंडिडेट है, जो सबसे मजबूत उस इलाके का कैंडिडेट है वो आरजेडी से लड़ेगा। जी। एक आप कर रहे हैं कि विपक्ष का एक कैंडिडेट होगा, सरकार का सत्ता पक्ष का अगर एक कैंडिडेट होगा तो उसके सामने विपक्ष का एक कैंडिडेट होगा। तो इसके लिए भी तो जरूरी है, अगर आपने गुलाब यादव की अनदेखी कर दी और वो इंडिपेंडेंट लड़ गए, तो फिर कैसे, वो साधन संपन्न आदमी है, अपने दम पर अगर वो एमएलसी का चुनाव और जिला परिषद का चुनाव जीतते हैं तो लोकसभा चुनाव में तो बहुत डैमेज कर सकते हैं। या जी। अगर दूसरी तरफ से उनको बीजेपी ने ही उठा लिया, जेडीयू ने ही ले लिया, फिर आप क्या करेंगे? तो ये जो बाहर है, जो अलग है, आपसे दूर है, उसको साथ ले आने की कोशिश करनी चाहिए। साझा अब कैंडिडेट देखिए अजीत और जी चलिए, मजबूत अब आगे कैंडिडेट, ये 2 चलते हैं, चीज। बिल्कुल पटना। जी अजीत जी, पटना में चलते हैं, पाटलिपुत्र सीट की बात करते हैं। देखिए वहां चुनाव लड़ने की तैयारी मीसा भारती की, और वहां चुनाव लड़ने की तैयारी रीतलाल यादव की भी। हमने 2019 में देखा 39,000, मात्र 39,000 मतों का फासला था। रामकृपाल यादव चुनाव जीते थे और मीसा भारती चुनाव हारी थी। इस बार देखिए माले साथ है, माले की जो जमीन है वह पालीगंज में, वह फिर से मसौरी में, फुलवारी में दिखाई पड़ती है साफ तौर पर। संदीप सौरभ जो माले के एमएलए हैं, वे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो जब तक कांग्रेस के बातचीत लिए नहीं होगी, जी, तो जब तक बातचीत नहीं होगी, या तो मीसा भारती और मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं तो रीतलाल यादव राजी हो, सक्रिय हो, और यदि रीतलाल यादव लड़ रहे हैं तो मीसा भारती सक्रिय हो, और यदि संदीप सौरभ लड़ रहे हैं, माले की दावेदारी भी है, तो आपको बातें तो करनी होगी ना। केवल टिकट की घोषणा का इंतजार, कि घोषणा हमने कर दिया और जनता ही इन्हें मान लेगी, यह कैसे चलने वाला है? आगे जब हम बक्सर की बात करेंगे तो इसका परिदृश्य साफ साफ दिखेगा। देखिए, ये तो 2 बार से दिख रहा है। अंतर भले जी। 39,000 का था, लेकिन 2 बार हारने के पीछे कहीं न कहीं ये कारण था कि परिवार से बाहर नहीं निकले हैं लालू यादव। जी। दो लालू वहाँ यादव स्वयं भी हारे, लालू यादव लालू स्वयं भी यादव हारे खुद भी हारे, 2009 में। लालू यादव खुद भी हारे जी। थे रंजन यादव से, और 2 बार से मीसा भारती हार रही हैं। तो जी। एक तो जब आप राज्यसभा भेज चुके हैं, उनको वहाँ से चुनाव लड़ाने का कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी दूसरे आदमी को आरजेडी चुनाव लड़ा देगी तो वो ऐसा फैमिली बैसन है जो खत्म हो जाएगा परिवार का आधार। भाई सारण कहाँ खत्म हो गया? जी। सारण में भी तो परिवार से अब कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, तब भी सारण तो है। तो उसी बिल्कुल। तरह से आप पाटलिपुत्र छोड़ देंगे, किसी दूसरे आदमी को लड़ाएंगे वहां, तो वो भी आप ही का आदमी रहेगा, आप ही की सीट रहेगी। अभी यादव वोट आपके साथ है, वो छोड़ के नहीं जा रहा है। ये वहीं फिर हम जी। बार बार कहते हैं कि इस बात का हमेशा डर के रहना, कोई नेता डर के राजनीति करेगा कि हमारा वोट चला जाएगा या हमारी राजनीति खत्म कर देगा कोई एक आदमी, या किसी एक सीट पर हम परिवार से नहीं लड़ाएंगे। तो भाई अभी तक जब, अब आज देखिए शिवसेना कमजोर हो गई है, तब मजबूत जी। थी जब उसके परिवार का कोई आदमी ना एमएलए होता था, ना एमपी होता था, ना मंत्री होता था। तब वो हुँ। सबसे ज्यादा मजबूत थी। बाल ठाकरे रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते थे, उनके परिवार का कोई आदमी एमएलए एमपी नहीं बनता था। तो ये जी। जरूरी नहीं है कि आप एमएलए एमपी बन के ही राजनीति को अपने कंट्रोल में रखेंगे। हुँ। हो सकता है कि एमएलए एमपी बन के आपकी राजनीति कमजोर हो जाए। जी। आप आप मजबूत एक छत्रप, जो सबसे बड़े मजबूत नेता के तौर पर आप बैठिए गद्दी पर और अपने लोगों को चुनाव लड़वाइए। परिवार के बाहर अब रीतलाल यादव भी तैयारी करते रहे, भाई वीरेंद्र की भी चर्चा चलती रही। बिल्कुल। पाटलिपुत्र सीट पर आपके पास उम्मीदवार की कमी थोड़े है। परिवार के बाहर के मजबूत नेता हैं जो लड़ने में सक्षम है, जिनको लोग जानते हैं। तो ऐसा नेता, जैसे जिस दिन आप परिवार से बाहर निकल के लड़ाएंगे, और हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है ज्ञानेश्वर जी कि परिवार से बाहर का लड़ाएंगे तो जीतने के चांसेस अभी के मुकाबले 100 टाइम्स बढ़ जाएंगे। अगर जी। अभी आप 1% चांस है तो 100% चांस हो जाएगा जीतने का।
क्योंकि कई नेता कई बार आपकी मुख्यमंत्री की उप मुख्यमंत्री सरकार बनती है तो आप बनते हैं, आपके लोग मंत्री बनते हैं, पार्टी पूरी आपके कब्जे में है, तो एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अभी परिवार से बाहर निकलना चाहिए। इस ये सोच के भी निकलें कि मान लीजिए कि इस बार जी मीसा भारती जीत ही जाए तो आप तो राज्यसभा की एक सीट गंवा देंगे। तो जी क्यों इस बिल्कुल। बात का जोखिम लेना है? क्यों राज्यसभा की सीट गंवानी है? उनको हम्म, राज्यसभा में रखिए और लोकसभा की टिकट आप दीजिए। रीतलाल यादव अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको दीजिए और तब देखिए लड़ाई कितनी अच्छी होती है। फिर हो सकता है कि बीजेपी को भी अपनी स्ट्रेटजी पर नए सिरे से सोचना पड़े, क्योंकि जी जेडीयू का आधार इस इलाके में उतना मजबूत नहीं है जितना आरजेडी, माले का और कांग्रेस का आधार है। इन तीन बिल्कुल। पार्टियों का आधार ज्यादा मजबूत है। तो हम्म, वहां परिवार से बाहर निकलना होगा ये लालू यादव को पाटलिपुत्र सीट जीतने के लिए। जी, तो पाटलिपुत्र। अब देखिए हम बक्सर की बात करते हैं। बक्सर में जब कभी हमने देखी है कि जगदानंद की पराजय हुई है, जगदानंद की हार हुई है, तो उसमें फैक्टर रहे हैं ददन यादव। ददन यादव की सक्रियता आज कितनी है मुझे पता नहीं, लेकिन ददन यादव ने हमेशा चुनाव लड़कर जगदानंद को हरा दिया है। और ददन यादव भी दूर है, तो फिर मैं वही कह रहा हूं कि चाहे जितने छत्रप हैं, जो आपके पुराने हैं, आपके द्वारा ही जन्म दिए गए हैं, यदि उनसे आपने समय पर बात न कर लिया चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले और टिकटों के ऐलान के पहले, तो ये सभी आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और बीजेपी वाले तो इंतजार में बैठे ही हैं कि ये छत्रप लड़े, फायदा मुझे प्राप्त हो। देखिए, ददन यादव का मामला बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ा अलग दिलचस्प है, क्योंकि जी उनकी जो महत्वाकांक्षा आज 20 साल पहले थी, वो अब खत्म हो गई। अब उनकी कोई ऐसी जी महत्वाकांक्षा नहीं है। एक समय था ऐसा जब वो लोरिकायन गाते थे और लगता था कि वही असली यादव और अहिर राजनीति के नेता उभरेंगे। अब जी वो उभरने की उनकी संभावना खत्म हो गई है ददन यादव की। हम्म, अब उनकी हम्म। चर्चा नहीं होती है, ना उनकी चर्चा होती है, ना उनके नहीं, लोरिकायन वो गाने की विधायक भी चर्चा बन होती गए, विधायक रहे तो फिर वो शांत भी रहे। अब आगे सोचना है। ये है कि वोट खराब ना हो। अपनी उनकी जो भाई पहले पहले क्या दिल्ली तक में उनके लोरिकायन गाने की और उनके घोड़े की चर्चा होती थी। उनकी चर्चा जी होती थी कि ददन पहलवान बड़ा भारी नेता निकला है, किसी पार्टी की हम्म, राजनीति कर रहे हैं, कभी कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो वो सब करके वो भी देख चुके और अब जी वो समझ गए कि अब उनकी राजनीति का प्राइम जो था, पीक समय था, वो निकल गया। अब हम्म, उनको भी एडजस्ट करना है, उनको भी सेटल होना है। तो सेटल होने के लिए तो किसी न किसी बड़ी पार्टी के साथ आपको साथ में होना होगा ना। और ये जी ज़्यादा गुंजाइश है कि आरजेडी उनको अगर ऑफर करे तो अपने साथ ले सकती है। अब हम्म। क्या ऑफर हाँ, करेंगे, क्या विधानसभा चीज़ें का आप ही उनको ऑफर दे करें। सकते आप कह दें कि विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। बिल्कुल, विधानसभा का चुनाव लड़ाएँगे और आपके कहने से हम 1-2 सीट और देंगे। आपको उस जी इलाके में हम उस इलाके में आपको कमान देंगे कि आप लड़वाइए और सीट जितवाइए। जी भाई क्या अभी है क्या गँवाने के लिए आरजेडी के पास? अभी तो आरजेडी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जी जगदानंद सिंह को देखिए एमएलसी होने की चर्चा थी, अब वो एमएलसी नहीं हो सके, तो संभावना है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ें। तो जी उनके जीतने के लिए तो नहीं, ये उनके पहली बेटे शर्त है चुनाव कि लड़ रहे हैं। खबर ये उनके है कि बेटे चुनाव जगदानंद के लड़ें। बेटे सुधाकर सिंह चुनाव लड़ेंगे। जी सुधाकर सिंह चुनाव लड़ेंगे तो उनकी विधानसभा की भी जी सीट खाली होगी सुधाकर सिंह की, जी तो वहां बाई जी इलेक्शन होना है। तो उस हम्म, इलाके में एक समीकरण बनाना होगा आरजेडी को। अगर सुधाकर सिंह लड़ते हैं तो जीतने की तो पहली शर्त यही होगी ना कि आरजेडी का कोर वोट उनको मिले। अगर वहां बिल्कुल आरजेडी का यादव वोट नहीं गया, यादव कैंडिडेट जहां नहीं होता है, वहां लोकसभा चुनाव में यादव वोट लेना आरजेडी के लिए भी बहुत मुश्किल काम होता है। जी तो वो वोट आपको ट्रांसफर कौन करा सकता है? ये ददन यादव करवा करवा सकते हैं वो वोट का ट्रांसफर। लेकिन ये है कि हम्म, आपको उनको गुड फेथ में लेना होगा, उनको कमिटमेंट करना होगा, आगे की किसी नई चीज का वादा करना होगा। वो वहां जी फिर ईगो का मामला नहीं आना चाहिए। लालू यादव बुलाए तेजस्वी यादव को सामने बिठा करके और समझौता कर दें, उनको कमिटमेंट कर दें कि आपको क्या देंगे। तो जी पहले लड़ाई एक कांटे की टक्कर बनाने के लिए भी इन सब लोगों की जरूरत है आरजेडी को। जीत हार तो बाद में होगी। बिल्कुल। चलिए अब अंतिम सवाल पर आते हैं अजीत जी कि देखिए माले की एंट्री हो रही है बिहार विधान परिषद में और कांग्रेस की सीट छीनकर किसी को पता भी न चला कि बिहार विधान परिषद के लिए माले और कांग्रेस के बीच क्या समझौता हो गया था, आरजेडी को क्या कहा गया था। दिल्ली में कोई 100 लोग इंतजार में बैठे थे कि कांग्रेस का टिकट तो हमें ही प्राप्त होगा, प्रेमचंद मिश्रा तो पैदल हो ही गए। ये खेला कैसे हो गया? देखिए, वो यहाँ किसी को आइडिया नहीं था, सचमुच दिल्ली में किसी को आइडिया नहीं था। एआईसीसी जी में एक दर्जन तो सीरियस कंटेंडर घूम रहे थे, सीरियस दावेदार घूम रहे थे और लोग बड़े नेता मिल भी रहे थे, उनसे कह भी रहे थे कि हम बात करते हैं। पार्टी में जी जो यहाँ डिसीजन मेकर्स हैं, उनको आइडिया नहीं था कि वहाँ कोई ऐसी डील हुई है। देखिए, हम्म, ये लोकसभा राज्यसभा चुनाव के समय ये बात आई थी कि माले ने अपनी दावेदारी की है। दीपांकर भट्टाचार्य ने ये जी कहा था बिल्कुल कि इस बार हम छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार हमको सीट चाहिए होगी। तो जी तब ये माना गया था कि बात निपट गई कि माले ने सपोर्ट कर दिया कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह को, वो राज्यसभा चले गए।
जी, तब ये कहा गया था कि 5 सीटें जो आ रही हैं महागठबंधन के खाते में, 6 तो चली गई जेडीयू बीजेपी के खाते में, 5 जो आ रही है महागठबंधन के खाते में, उसमें से 1 सीट कांग्रेस को मिलेगी। और ये बिल्कुल। था कि अगर माले अड़ती है कि हमको 1 सीट चाहिए है, तो आरजेडी अपने खाते से 1 सीट माले को देगी। जी। तब होता कि 3 सीट आरजेडी, 1 माले और 1 कांग्रेस। दिल्ली हुँ, में कांग्रेस के लोगों को यही जानकारी थी कि इस तरह का होगा, माले को 1 सीट देनी होगी तो आरजेडी के खाते से वो सीट जाएगी। अब वो सीट आरजेडी के, वो सीट कांग्रेस की सीट चली गई। यहाँ कहा जी, जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के समय ही अखिलेश प्रसाद सिंह की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये कमिट कर दिया गया था कि विधान परिषद की 1 सीट माले को दी जाएगी। जी। और वो यहाँ लोगों को जानकारी नहीं थी। तो अब हुँ, ये ठीक है, माले को तो गुड फेथ में महागठबंधन के लिए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत उसका ज़रूरी है। वो पूरे लेफ्ट का 16 सीटें उनकी हैं, तो 16 विधायक तो हैं ही, लेकिन पूरे प्रदेश में असर है, हर जगह उनका वोट है। आपको रैली जी, करनी हो, आप पटना के गांधी मैदान में देखा लोगों ने, इतनी तारीफ हुई, उस रैली की इतनी प्रशंसा चारों तरफ लाल हुई, झंडे की। जी, लाल झंडा वहां जुटा तभी वो रैली सफल हुई। तो रैली जी, करनी हो आपको, प्रदेश पूरे हर जगह सभाएं होनी हो, भीड़ जुटाना हो और एक सर्टेन वोट ट्रांसफर कराना हो, तो वो लेफ्ट की ताकत होती है। तो एमएलसी देकर के ये अच्छा काम हुआ है। अब लोकसभा में भी जो उसके छत्रप हैं, लेफ्ट के जो जी। छत्रप हैं, लेफ्ट के जो नेता हैं, उनके साथ बात करनी होगी। उनके लिए वहां अब तो सीटों की बहुतायत है, अब सीट की तो कमी है नहीं उस अलायंस के पास, हुँ, तो उनको पर्याप्त संख्या में सीटें आप दे सकते हैं। बेगूसराय जी, की सीट देनी हो, आरा की सीट देनी हो, कहीं भी सीट देनी हो। मनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि सिवान सीट हम सब लोगों ने देखा है कि शहाबुद्दीन या उनके परिवार को हराने में माले की एक बड़ी भूमिका रहती है, लेफ्ट के की बड़ी एक बड़ी भूमिका भूमिका रहती है। रहती जी, है। तो हुँ, आप मनाएँगे नहीं, उनको तैयार नहीं करेंगे, उनसे उनके साथ बात नहीं करेंगे, तो आपकी मजबूत सीटें भी कमज़ोर हो जाएँगी। कि जी, वहाँ आप खुल करके अगर सपोर्ट करते हैं वो लोग, तो वहाँ लड़ाई में आरजेडी को फ़ायदा होगा, आरजेडी का कैंडिडेट जहाँ है, वहाँ भी माले लेफ्ट की ज़रूरत है। तो उनके जी, जो कैंडिडेट हैं मजबूत, उनको वहाँ पहले बात करनी होगी, उनके भी छत्रप है, बहुत अच्छे मजबूत नेता रहे हैं लोग। हमारे हुँ, अमरनाथ यादव अपने अकाउंट में बड़े मजबूत नेता थे, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह बहुत मजबूत नेता है। तो ऐसे नेताओं को, जो उनके भी छत्रप हैं लेफ्ट के और जो कांग्रेस के भी छत्रप हैं, जी, कांग्रेस में भी ऐसे छत्रपों की कमी नहीं, कांग्रेस भी अपने-अपने इलाके में लोग हैं उनके पास, चाहे निखिल कुमार हो या मीरा कुमार हो या स्वयं अखिलेश प्रसाद सिंह हो, तारिक अनवर जी, हो, डॉक्टर शकील अहमद हो, ये सब जब देखिए डॉक्टर शकील अहमद निर्दलीय लड़े थे, तो तो उनको और आरजेडी कैंडिडेट को लगभग बराबर वोट आया था। तो वीआईपी इस तरह वीआईपी। हाँ, वीआईपी हाँ, को, हाँ, वीआईपी। जी, जी, वीआईपी को। जी, तो वो निर्दलीय लड़े थे, तब भी उनको बराबर का वोट आया था। एक मतलब अच्छा आधार वो अपना रखते हैं, वो अपनी कम्युनिटी में। तो जी, इन सब लोगों से भी बात करनी चाहिए थी। कांग्रेस के जो छत्रप है, उनसे भी बात करनी चाहिए है और एक इंडिविजुअल बातचीत के बाद एक साझा बातचीत होनी चाहिए है, सबको एक साथ बिठा करके भी। आरजेडी, लालू यादव जब अभिभावक की तरह काम कर रहे हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह भी उन्हीं की पार्टी से आए हुए हैं। तो वो जी। उनके ऊपर भी असर है और वो उनको फिर से राज्यसभा भेजने में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। तो इन सबको बिठा करके, सारे लोगों को बिठा करके एक साथ बैठ के, ईगो छोड़ करके अगर सभी छत्रपों को साध लिया और सचमुच की आमने-सामने की लड़ाई हुई, तो बिहार की लड़ाई दिलचस्प होगी, देखने वाली होगी। चलिए, बिहार की लड़ाई दिलचस्प होगी, लेकिन तेजस्वी यादव, जो ये मानते हैं कि आरजेडी में या फिर वे नेता जो अलायंस में रहना चाहते हैं, वे उनके प्रति अकाउंटेबल हो, तो तेजस्वी यादव को अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से कुछ चीजें सीखनी चाहिए। जहां जरूरत हो बातचीत करनी चाहिए, जहां जरूरत हो जाना चाहिए और बुलाना चाहिए। और जब जाएंगे बुलाएंगे तभी बिहार की लड़ाई दिलचस्प होगी और तभी आप जीरो से आगे बढ़ेंगे। आगे क्या होगा इस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को और चलते-चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।